इस वीडियो में हम पूरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का एक वन शॉट में रिवाइज करेंगे। टारगेट क्लास आपका जो 12 सीबीएसई है और जेई थोड़ा मेन भी लेवल है इसमें। अपना स्टाइल फॉर्मूला रटना नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आउटलाइन करेंगे और बीच बीच में आपके जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स। ये वीडियो एग्जाम से पहले फास्ट बट स्ट्रक्चर्ड रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये एक फुल चैप्टर ओवरव्यू है, थोड़ा नॉर्मल लेक्चर से फास्ट रहेगा। अब यहाँ पे मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको स्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स ये आते हैं, जैसे ओम्स लॉ, रेजिस्टर्स, पावर वगैरह। अब इसका बेस्ड यूज क्या है कि बोर्ड्स या जेई मेन के पहले जब आपको एक ऑर्गेनाइज्ड रिवीजन चाहिए, इसके साथ साथ एनसीईआरटी और डिटेल आपके जो नोट्स है वो रखने पड़ेंगे। और रखो आप बेसिकली इसी पार्ट पे आपको थोड़ा फास्ट हो जाए वहां पॉज करिए, थोड़ा नोट्स बनाइए और जरूरत हो तो डिटेल्ड एसी प्लेलिस्ट बन रही है। अगर यहाँ पे डिटेल नहीं है तो एनसीईआरटी पे आप थोड़ा वापस जाके करिए कोशिश। चलो पहले एक छोटा रोड मैप देख लेते हैं कि हम इस वन शॉट में क्या क्या कवर करेंगे। पहला है बेसिक्स ऑफ एसी। इसमें इंस्टेंटेनियस करंट, वोल्टेज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आरएमएस और एवरेज। फिर प्योर आरएलसी का बिहेवियर, फेज डिफरेंस, रिएक्टेंस, दो चीजें। फिर इन तीनों को सीरीज में जोड़ के आरएलसी सर्किट जो होती है उसमें इम्पीडेंस, फेज एंगल, पावर फैक्टर। चौथा है आपका आरएलसी सर्किट में जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है वो। पावर इन एसी सर्किट्स में आपका रियल पावर क्या है, पावर फैक्टर का रोल क्या है, ये दो चीज। और लास्ट में ट्रांसफॉर्मर करेंगे, वो कैसे काम करता है, क्या फॉर्मूला है, लॉसिस सीबीएसई के लिए। और एक छोटा न्यूमेरिकल भी है उसमें। तो ये जो आप ये जो हम लैडर बोल सकते हैं, इसको दिमाग में रख के आपका पूरा चैप्टर एक स्ट्रक्चर के साथ आपको याद रह सकता है। देखो डीसी का मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, आपको पता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जैसे एक आइडियल बैटरी और रेजिस्टर का सिंपल सर्किट है ना। देखो आई कांस्टेंट रहता है, सिंपल, जो आपको बता। एसी में करंट डायरेक्शन भी चेंज रहती है और मैग्नीट्यूड भी साइनोसॉइडल तरीके से ऊपर नीचे होता है ना। आपका जो जनरेटर है ना, वो उसी की वजह से ये जो सोर्स है, उसी की वजह से ये ऐसा साइनोसॉइडल आता है। आपने देखा होगा इंडक्शन में, आपके जो बेसिक सप्लाई होते हैं घरों में वगैरह, वो 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्स, ये एक स्टैंडर्ड एसी का एग्जांपल है। अब ग्राफ की तरफ देखो, टाइम के साथ करंट एक साइन वेव की तरह पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर से पॉजिटिव, समझे। अब मैथमेटिकली हम एसी करंट को लिखते हैं आई ऑफ टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अब ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला चक्कर है वो तो आपको वेव्स में भी आया है और काफी जगह। तो चलो सिमिलरली वोल्टेज को लिखो कि v ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट अगेन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे v बोल। यहाँ आई नॉट वी नॉट क्या है, पीक मैक्सिमम वैल्यूज। और ये ओमेगा है आपको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई एफ। और एफ क्या होता है, 1/t। टी क्या है, टाइम पीरियड। ज्यादातर क्वेश्चन में फाइ को जीरो लेते हैं सिंपल केस बनाने के लिए। आपका ये आई जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे। अब फेज डिफरेंस है, जब आरएलसी आएगा
तब हम देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आरएमएस। देखो, एसी को डीसी से कंपेयर कैसे करें? हाँ, देखो दो चीजें कंपेयर करनी, बेसिक ये है। तो कैसे करते हैं कि हीटर या बल्ब के लिए मेन चीज है हीटिंग इफेक्ट, है ना। अब हीटिंग इफेक्ट का हो या पावर का हो, तो जो कि आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसे डीसी वैल्यू डिफाइन करते हैं जिसका हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर एसी के बराबर हो जाए, है ना। ये डेफिनेशन है, इससे आरएमएस आई है, बराबर करने पे। उसी को आरएमएस रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। साइनोसॉइडल एसी के लिए आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। आई आर एम एस हो जाएगा आपका आई नॉट बाय रूट टू, वी आर एम एस हो जाएगा वी नॉट बाय रूट। ये छोटा सा आइडिया है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इसीलिए आई स्क्वायर का एवरेज लेते हैं। आइडिया है, देखो। अब साइन का स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो एवरेज वन साइकिल में हाफ आता है। ये है ना, आपको आइडिया होगा। इसलिए आई आर एम एस हो जाएगा आई नॉट बाय स्क्वायर रूट। ये सिंपल आइडिया है, जिनको थोड़ा सा पता है तो। देखो, फुल इंटीग्रेशन जेई ओरिएंटेड है। यहाँ बस आप आइडिया याद रखो। एवरेज करंट पूरी साइकिल पे एवरेज जीरो होता है, हाँ, क्योंकि हाफ टाइम पॉजिटिव हाफ टाइम नेगेटिव। कोई भी जो साइनोसॉइडल मतलब कॉस का हो साइन, हाफ साइकिल पे एवरेज क्या लिखोगे आप, ये पूछ लेते थे, तो आप लिखोगे टू आई नॉट बाय पाई, है ना। ये याद रखना है। देखो, जैसे मैंने कहा कि हमें यहाँ पे जो एग्जाम हुक है उसी को कवर कर रहे हैं, इसलिए डिटेल यहाँ पे इतना ठीक है। अब देखते हैं एसी जब सिर्फ रेजिस्टर से गुजरता है तो वोल्टेज लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो रेजिस्टर में ओम लॉ हमेशा लगता है, तो करंट भी सेम फेज में होगा। देखो, तो आप क्या लिखोगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन। तो आरएमएस वैल्यू पे सिंपल ओम लॉ लगेगा आपका। तो वी आरएमएस आपका आ जाएगा आई आरएमएस बाय आर, सॉरी आई आरएमएस आर, आई आर वी इक्वल टू आई आर। एवरेज पावर आप क्या लिखते हो, P इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पे वी आर एम एस और आई आर एम एस, क्योंकि हम जो हीटिंग है पावर वो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए इसको पावर हम आरएमएस में बोलते हैं। अब राइट साइड के जो फेजर और वेवफॉर्म आप जो देख सकते हो, दोनों सेम टाइम पे जीरो, सेम टाइम पे मैक्सिमम। देखा, मतलब इन फेज। रेजिस्टर का जो रियल काम है एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देना। रेजिस्टर और क्या ही कर सकता है ना। ये जो फेज डायग्राम आप जो दिख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर का दिखाया है इसलिए कि आपको दिखे कि एक है दोनों, सिर्फ थोड़ा। तो इसको फेज में बोलते हैं, इन फेज। समझे, ये फेजर। इंडक्टर जो होता है उसका काम क्या होता है बताइए। करंट के चेंज को अपोज करना, ये तो आप बताइए हमें, है ना। लेंस लॉ आपको पता है, याद करो। तो लेंस लॉ टाइप बिहेवियर। अब सर्किट में सिर्फ एसी सोर्स और इंडक्टर है, तो फंडामेंटल रिलेशन आप याद रखो कि वी ऑफ एल जो अक्रॉस इंडक्टर में जो ड्रॉप मतलब जो वोल्टेज ले रहा है वो एल डी आई बाई डी टी होता है। ये इंडक्टर से पता है हमें। तो मान लो साइनोसॉइडल करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टू ओमेगा टी। तो आप डेरिवेटिव लोगे, जो कि डी आई बाई डी टी ऊपर देखो, तो आपका आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आए। हम्म। अब तो आपका जो इंडक्टर का वी एल टी बोलेगे तो वो क्या आ जाएगा, एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कोसाइन को अब देखो कैसे ट्रिक है ये सारी। साइन ओमेगा टी प्लस 90 कर दो, है कि नहीं। हाँ, ये तो अब ज्योमेट्री है भाई, ट्रिको। तो इसका मतलब है वोल्टेज वेव फॉर्म करंट से 90 डिग्री आगे है, ये मैथमेटिकली बताया। अब फिजिकली भी आसानी से समझ सकते हो कि इंडक्टर का काम क्या है ना, अपोज करता है करंट के चेंज को। तो इसीलिए आपका जो वोल्टेज है
वो आगे रहेगा क्योंकि करंट को वो जो एलिमेंट है वो अपोज कर रहा है। इसीलिए हम लिखेंगे वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स, है ना? तो मतलब सिर्फ को रटना नहीं है, आप इंडक्टर करता क्या है ये समझ लोगे तो भी इसी बिहेवियर को अब आप क्वांटिफाई करने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइन करते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और आरएमएस रिलेशन है वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस एक्सएल, जैसे रजिस्टर की है। अब पूरा जो कैलकुलस डेरिवेशन जेई के लिए यूजफुल है। अभी थोड़ा सा सीबीएसई लेवल पे आपको मेनली रिजल्ट और फेज रिलेशन याद रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एग्जाम ओरिएंटेड हुक है ये। फेजर डायग्राम में हम करंट को रेफरेंस लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, ओके। तो इंडक्टर का वोल्टेज फिर उससे 90 डिग्री ऊपर दिखाना पड़ेगा क्योंकि यही तो आया है ना। यानी वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री। किसको लीड करता है? करंट। हमने देखा, ऐसे बताते हैं ये फेजर डायग्राम। पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टेंटेनियस पावर होता है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, ये सारी चीज तो बदल रही है, साइनोसॉइडल है। तो पी ऑफ टी लिखेंगे, मतलब एक इंस्टेंट पे वी ऑफ टी और आई ऑफ टी, है ना। लेकिन आप एक अगर पूरा फुल साइकिल का एवरेज निकालो प्योर इंडक्टर के लिए तो क्या होगा बताओ? ये एवरेज जीरो होना चाहिए, है ना। फिजिकली ये इसलिए होता है कि करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में क्या होता है देखा आप, है ना। सोलेनॉइड में क्या होता है, देखो करंट जाता है तो पता ही आप। तो करंट घटता है तो अब जब करंट घटेगा क्योंकि कभी ना ये तो साइनोसॉइडल है, तो वही एनर्जी वापस सोर्स के रूप में हो जाती है, वापस आ जाती है। इसीलिए आइडियल इंडक्टर में हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, ऐसा हम कहते हैं आइडियल केस। रियल केस में ये चीज अलग है थोड़ी। अब आता है कैपेसिटर के ऊपर। बेसिक रिलेशन याद रखो, आईसी होगा सी डीवी बाई डी टी, है कैपेसिटर में पढ़ा है हमने। मान लो कैपेसिटर का एक्रॉस जो वोल्टेज है वो अगेन वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यही तो लेते हैं हम सिंपल। तो करंट आपका आ जाएगा डीवी बाई डी टी करोगे तो आपको सी वी नॉट ओमेगा अगेन कॉस ओमेगा टी आया, देखो, है ना। डिफरेंशिएट किया, ओमेगा बाहर निकला। अभी ये कॉस है तो आपको फिर से वही साइन ओमेगा टी प्लस 90 है। लेकिन यहाँ पे हमने वोल्टेज से डेरिवेटिव लिया है तो क्या होगा? करंट आगे आता है। कंक्लूजन क्या हुआ कि करंट लीड करता है यहाँ पे 90 डिग्री से प्योर कैपेसिटर में। अब देखो कैपेसिटर रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं वो, इसको 1/ओमेगा सी डिफाइन करो। ठीक है, ये भी फिनिश। और आरएमएस रिलेशन अगेन आप होगा वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी, है ना। सिंपल है ये। जहाँ आर लिखते थे वो एक्स एल लिखते थे, अब यहाँ एक्स सी लिख दो। देखो मैं थोड़ा फिजिकली इंट्यूशन देता हूँ आपको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, डिटेल मैथमेटिकल डेरिवेशन इंट्यूशन। जब वोल्टेज फास्ट चेंज होती है तो कैपेसिटर इजीली करंट को फ्लो होने देता है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्ससी छोटा होता है। समझे ना, जैसे इंडक्टर का काम क्या था, तो वैसे ही ये कैपेसिटर का आपको जब काम समझ में आता है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे जो करंट क्यों लीड करता है। क्योंकि ये तो शुरू से ही वही भेजता है करंट। ओके। अब फेजर में वोल्टेज को रेफरेंस ले लो यहाँ पे, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। करंट का 90 डिग्री ऊपर होगा तो करंट बोलेंगे लीड्स द वोल्टेज। पावर आइडियल कैपेसिटर के लिए भी प्योर इंडक्टर जैसा ही रिजल्ट आएगा। एवरेज पावर ओवर वन फुल साइकिल जीरो आएगा। एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है जब कैपेसिटर चार्ज होता है, समझे। और जब डिस्चार्ज होता है तो उसी वक्त वो वापस सोर्स को मिल जाती है ना। ये तो जो एलिमेंट है इनका ये हाल है, इसलिए आइडियल कैपेसिटर भी नेट एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है। ये
ये स्लाइड है, छोटा सा समरी टेबल है। ये एग्जाम के लिए आपको यूजफुल रहेगा मेरे ख्याल से। रेजिस्टर में वी और आई इन फेज, एलिमेंट आपका आर है, रियल पावर पॉजिटिव है। इंडक्टर में आई 90 डिग्री से लैग बिहाइंड, क्योंकि वो रेजिस्ट करता है ना करंट के चेंज को। रिएक्टेंस एक्सएल ओमेगा एल लिखो। एवरेज पावर जीरो आइडियल। कैपेसिटर आई 90 डिग्री लीड करता है, क्योंकि कैपेसिटर आई को भेजता ही रहता है जब तक वो चार्ज नहीं है। अब रिएक्टेंस जो है वो ऑक्सी 1/ओमेगा सी लिखते हैं। एवरेज पावर अगेन जीरो, है ना। ये तीन टेबल के लाइन है, पूरे एसी चैप्टर में बार बार काम आएगी। अगर इसको आप मेंटल मैप की तरह फिक्स कर लो तो भी बहुत आसान हो जाए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। इंडक्टेंस दिया है 0.2 हेनरी, एसी फ्रीक्वेंसी 50, एक्सएल निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा है 2 पाई। तो आपको जब वैल्यूज देखो, पुट करो, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका, है। इसका भी यूनिट आप क्या लिखोगे, ये तो रिएक्टेंस है, अरे तो ओमेगा, है ना। जैसे और फिर से एक बात बता दूं मैं, ये एल जो है उसका हेनरी है, एफ जो है उसका हर्ट्स है, और आंसर आपका ओम में आया है ना। इसको कैपिटल ओमेगा भी बोलते हैं। तो इसी टाइप के इजी न्यूमेरिकल से आपको जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला बेस हो जाता है आपका, है ना। So, अब तीनों एलिमेंट्स को एक ही सीरीज सर्किट में जोड़ लो, आर एल और सी। एसी सोर्स से आपका आरएमएस वोल्टेज जो है वी आरएमएस, और फ्रीक्वेंसी अप्लाई वो करते हो यूजुअल। तो सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, सेम करंट, है ना। सीरीज में आपको पता है हर एक एलिमेंट में वही करंट जाता है, लेकिन इंडिविजुअल वोल्टेज आपको पता है कि अलग अलग होते हैं, ड्रॉप जो होता है हर एक एलिमेंट का, और एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होंगे। यहाँ पे ये चीज है आप लोगों को देखनी है, इसलिए हमें फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ सिंपल अलजेब्रिक प्लस माइनस से काम नहीं चलता है, ये आप थोड़ा समझ लो। क्योंकि आउट ऑफ फेज है तो थीटा वगैरह आएंगे, तो वेक्टर थोड़ा सा समझो। ओके, तो देखो, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो ओमेगा है, कैपेसिटर का है 1/ओमेगा सी। सीरीज में इफेक्टिव, है ना, क्या होगा आपका रिएक्टिव पार्ट। दोनों देखो, एक अपोज कर रहा है, एक समझ रहे हो, इसीलिए ये एक्सएल माइनस एक्सी बोल दो आप, इसको मैं इफेक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू। अब फेजर डायग्राम में आप देख लो कि रेजिस्टेंस तो रियल एक्सिस पे है, और जो नेट रिएक्टेंस है उसको वर्टिकल एक्सिस पे ले लो, एक्सएल माइनस एक्सवी। दोनों को वेक्टर सम करोगे, ये दोनों एलिमेंट, तभी तो जो नेट है उसी को इम्पेडेंस कहता है, और उसी को हम जेड बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो पाइथागोरस आप लगा सकते हो कि z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस दूसरा जो है एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर। और फिर तो अब क्या है, ओम्स लॉ का वर्जन है, अगेन आई आर एम एस मतलब वी बाय जो नेट है जेड। अब देखो ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी और जेई मेन दोनों के लिए बहुत एसेंशियल है। ये जो फॉर्मूला है आसान है, आसान तरीके से बताई गई है। अब फेज एंगल का थोड़ा डिस्कस करते हैं। कितना लैग या लीड ये जो करंट का अप्लाई वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, है ना, ऐसा। तो ट्राइंगल से ही देखो, टेन फाइव आप लिखोगे एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। अब देखो यहाँ पे अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो आपका इफेक्टिव सर्किट इंडक्टिव बोल देंगे हम। तो इफेक्टिव में करंट क्या करेगा, लैग करके। पता है आपको इंडक्शन का काम क्या है। अगर एक्सएल छोटा है तो इफेक्टिव कैपेसिटिव बोल देंगे, और करंट लीड करेगा, कैपेसिटर भगाता है करंट को।
अगर दोनों इक्वल हुए तो ये केस आपको पता है कि अभी तो हम ऐसा बोलेंगे कि नेट रिएक्टेंस आपका 0 हो गया। सिर्फ बचा कौन? और ये फेज एंगल भी इसीलिए 0 हो गया और यही आपको रेजोनेंस कंडीशन आपको पता है। अभी हम थोड़ी देर में इसको आगे करते हैं। एक होता है पावर फैक्टर, जिसको बोलते हैं कॉस फाई। इसको आर बाय जेड डिफाइन किया गया है। अब इसका फिजिकल मीनिंग थोड़ा ऐसा है कि ये जो फ्रैक्शन है वो बताता है कि करंट पावर जो है आपका, हम वीआरएमएस आईआरएमएस बोलते आए हैं अभी तक है ना एसी में, कितना एक्चुअल यूजफुल रियल पावर बना रहा है। समझिए आप ये कॉस, क्योंकि देखो दोनों है, दोनों चीजें हैं, तो इसीलिए एक्चुअल कितना पावर बना रहा है। अब इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को एक के पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको उनको ना ये चीजें हैं कि चलो वो बातें बाद में, अभी आपको जनरल केस में इंस्टेंटेनियस पावर आपको पता है वी टी आई टी पी ऑफ टी। अगर वोल्टेज और करंट दोनों साइनोसॉइडल हो और अगर इनके बीच में आपको जैसे फेज डिफरेंस फाई आ गया हो, तो एक फुल साइकिल का एवरेज पावर क्या आता है? ये है, ये देखो कि ये एवरेज आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यही है इंपॉर्टेंट चीज। आपके हिसाब से इतना याद रखो कि फेज अगर है तो हम सिंपल ये कॉस फाई इसीलिए डिफाइन किया है कि आपका कितना पावर आ रहा है। देखो स्पेशल केसेस इसके, अगर प्योर रेजिस्टर है तो फाई जीरो रखो, आपका वापस मिल जाएगा आरएमएस मैक्सिमम। अगर प्योर एल या प्योर सी है तो फाई 90 डिग्री या कॉस फाई जीरो, तो एवरेज पावर आपका जीरो आ जाएगी। समझे? इसी से क्लियर रहता है आपको कि सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट ही रियल पावर कंज्यूम करता है। ये तो एल और सी का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करो या तो रिटर्न करो, और वो भी आउट ऑफ फेज। तो ये इसीलिए ये सब है। अब एक अच्छा ये प्रॉब्लम है आरएलसी का। यहाँ पे आपको आर दिया है, एल दिया है, माइक्रो फेराड दिया है कैपेसिटेंस में, सप्लाई वोल्टेज आपका 200 वोल्ट, हमेशा बाय डिफॉल्ट आरएमएस पता है, फ्रीक्वेंसी दी है, एक्सएल एक्सी जेड करंट पावर फैक्टर एवरेज सब जो बेसिक एकदम आपको। तो मैं आपको ना यहाँ पे सिस्टमेटिक एवरेज दिखाता हूँ, जो अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, 2 पाई है। ओके। अब ये इसका यूनिट कई बच्चे, नहीं रेडियन पर सेकंड ऐसा, ठीक है। अब रिएक्टेंसेस निकाल लो, एक्सएल आपका होता है ओमेगा एल, फिर एक्सी 1/ओमेगा सी। तो ये सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो सब जो दिया हुआ है ना, आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों का ओम ही आपका यूनिट होगा, कैपिटल ओमेगा। अब क्या करो, पहले नेट रिएक्टेंस जैसे बताया कि दोनों है तो हमेशा एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये निकल गया। फिर आप इम्पीडेंस निकालो, देखो ऐसे कि z आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब आप करंट को लिख सकते हो कि जो भी आई आर एम एस है वो वी आर एम एस में जेड, वी आपको दिया गया है, जेड आपने निकाल लिया। देखो यहाँ पे 1.52 आया है आर एम एस वैल्यू एम्पियर। पावर फैक्टर के लिए आप आर बाई जेड निकाल लो, फिर आपका एवरेज पावर भी निकल के आएगा। क्योंकि तीनों है तो आपको कॉस फाई लगाना पड़ेगा। देखो सब जो फॉर्मूला हमने डिस्कस की उसी का एप्लीकेशन है, समझ गए, है ना? तो इस तरह के जो स्टेप वाइज क्वेश्चन है वो बोर्ड्स के, और मैं ये तो जेई मेन दोनों में आते हैं। आपको सिर्फ स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, ये स्टेप्स आप इतने ही है। तो देखो रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। सीरीज आरएलसी जो है उसमें रेजोनेंस तब होता है जब आपको इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्शन इक्वल हो जाए, देखा हमने। यानी ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इससे आपका ओमेगा नॉट जो है, जो फ्रीक्वेंसी, वो 1/एल सी।
तो आपका ओमेगा नॉट आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC, यहीं से आता है। और फिर एफ नॉट निकाल लो ओमेगा की कंडीशन से, 2 पाई, है ना? तो क्या होता है ये रेजोनेंस मतलब? बस इतना आप अभी समझ लो कि जो नेट रिएक्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, आपका जो इम्पीडेंस है वो आर के बराबर हो जाएगा। अभी तो इतना ठीक है। और आपका करंट फिर वी बाय आर, है ना? तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, देखो, क्योंकि जेड में दूसरा पार्ट तो है ही नहीं। ये है रेजोनेंस। इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। ये सिंपल है। अब वोल्टेज और करंट के इस केस में क्या होगा, क्योंकि प्योर फेज इन फेज हो गया, 5-0 बोल दो, पावर फैक्टर क्या 1 हो गया, पूरा पावर मिल रहा है। एनर्जी जो है एल और सी के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज होती रहती है, समझा? कि उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे आता नहीं है, तो कहाँ जाता है, तो ये इन दोनों के बीच, ये जो, इसीलिए ये रेजोनेंस है। ओके, अब इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट एम्पलीट्यूड प्लॉट है, देखो। अब जो रेड कर्व है, और जो आर छोटा है, पीक बहुत हाई हो जाता है, और कर्व बहुत नैरो, ये इसका टिपिकल पैटर्न है, इसको शार्प रेजोनेंस बोलेंगे। ब्लू कर्व है, उसमें आर बड़ा है, तो जब आर बड़ा तब पीक छोटा, और कर्व वाइड हो जाता है, इसको बोलेंगे कम शार्प रेजोनेंस, ठीक है? और रेजिस्टेंस जितनी कम, रेजोनेंस उतना ज्यादा, है ना? और शार्प और मैक्सिमम करंट ज्यादा, ठीक है? एक दूसरा यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर होता है, हम फटाफट इसकी जो बाकी की चर्चा है वो अपने डिटेल एसी लेक्चर में करेंगे। क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट एल बाय आर। इसी आइडिया को मेजर करता है कि अ, ये जो ऊपर वाला फैक्टर है कि कौन सा शार्प है, इसी के लिए ये क्वालिटी फैक्टर। अब ये मेनली जेई ओरिएंटेड है ज्यादा, इसमें सीबीएसई के लिए सिर्फ क्वालिटेटिव ये जो आइडिया मैंने दिया है ऊपर वाले ग्राफ का, उतना बस है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में सब दिया है, एल माइक्रोफेराड, देखो याद रखो ये माइक्रोफेराड है, 10⁻⁻6 यूज करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और मतलब एंगुलर, और आपको एफ मतलब सीधी फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, तो देखो, ओमेगा नॉट 1/LC, तो सीधी फॉर्मूला का यूज है ये तो, रेडियन पर सेकंड 200 निकल गया है, फ्रीक्वेंसी का ओमेगा बाय 2 पाई, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी आपकी 30 के आसपास हर्ट्ज निकली है। ये आप याद रखो कि एल हेनरी में है, सी फेराड में, जैसे मैंने कहा माइक्रो फेराड देते यूजुअली 10⁻⁻6 करना है, ठीक है? इसीलिए ये एग्जांपल लिया है। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर। डायग्राम में आपको ये सिंपल है डायग्राम, आप जो देख रहे हो वो एक आयरन कोर कहते हैं, लेफ्ट साइड में आपके प्राइमरी होता है, राइट साइड में सेकेंडरी कॉइल होता है, कॉइल बंधे हुए। प्राइमरी कॉइल को एसी सप्लाई कनेक्ट कर दो, तो टाइम वेरिंग जो करंट है कोर में, उससे क्या होता है आपको पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है ना करंट का। तो अब यही जो चेंजिंग फ्लक्स है वो म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी को लिंक करता है ना? और फैराडेस लॉ का जो जो म्यूचुअल, इसी से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी में, तो इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, इंड्यूस होना फैराडेस लॉ से। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि डीसी सप्लाई यूज करोगे तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। तो सिर्फ स्टार्टिंग को अ, एक मतलब जब डीसी दोगे तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ट्रांजिएंट तो रहेगा ही, बाकी नहीं होगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी पे काम करता है ना? ये गड़बड़ बात बच्चे कई बार पूछ लेते हैं। इसमें नोटेशन देखो, पी है एनपी प्राइमरी टर्न्स,
एस जो है वो सेकेंडरी के लिए यूज करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब आइडियल इसलिए कि कोई लॉसेस नहीं, हम लॉसेस की चर्चा करेंगे आगे। वोल्टेज रेशियो क्या आएगा? वी एस बाई वीपी इज इक्वल टू एन एस बाई एनपी। ठीक है, और करंट रेशियो क्या आएगा? आई एस बाई आई पी इज एन पी बाई एन एस। है ना, ये आराम से इसको याद रखना है। और जो आइडियल पावर है वो हमेशा कंजर्व होती है। आइडियल मतलब कोई लॉस नहीं है, तो पावर कंजर्व तो क्या लिखेगा? जो वीपी आईपी है वो भी एस आई एस है, वही तो। अब देखो, सिंपल इंट्यूशन बताता हूँ मैं कि ज्यादा टर्न्स पे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, समझे? हाँ, ज्यादा, जितने टर्न ज्यादा, लिंकेज ज्यादा, वे तो फ्लक्स ज्यादा। अगर आप वोल्टेज स्टेप अप कर रहे हो तो वीएस बढ़ा, तो करंट स्टेप डाउन होना चाहिए। देखो ये इसी से है, आई एस मतलब छोटा, तभी तो पावर सेम रहेगा। बस यही है छोटी सी चीज यहाँ पे आपके लिए। देखो अभी ये जो टेबल है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। स्टेप अप के लिए क्या हो जाएगा आपका? एनएस जैसे कहा, एनपी से बड़ा, तभी तो स्टेप अप। और वीएस बड़ा हो जाएगा वीपी से, लेकिन आईएस छोटा हो जाएगा। अब इसको क्यों ऐसा करते हैं? ट्रांसमिशन जब करते हैं ना, तो हमको लो करंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं, कम से कम, और इसीलिए हाई वोल्टेज लाइन होती है जो एक जगह से दूसरी। ठीक है, अब स्टेप डाउन के लिए क्या करेंगे? एनएस कम कर दो एनपी से, तो वीएस अपने आप कम हो जाएगा और आईएस बढ़ जाएगा। अब इसका यूज कहाँ होता है कि जब कंज्यूमर के पास आप जैसे जाते हो, वहां आपको 440 जैसे या किलो वोल्ट में नहीं चाहिए, है ना? तो आप नीचे लेके आओ वोल्टेज को 230 वोल्ट तक, ताकि वो सेफ हो जाए। है ना, तो इसको डोमेस्टिक रेंज कहते हैं। इसी के लिए ये स्टेप डाउन कर देते हैं, समझे आप? तो आपके जो घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है वो इसलिए होते हैं, और जो मेन सब स्टेशन पे होते हैं वो स्टेप अप होते हैं। वो बड़ा डेंजरस जोन होता है। अब ये जो पूरा पावर सिस्टम है, आइडियल है। ऐसे मतलब आप जनरेट करो, स्टेप अप करो, ट्रांसमिट करो, स्टेप डाउन करो, घरों में लेके आओ। चलो ये ट्रांसफार्मर लॉसेस देख लो। रियल ट्रांसफार्मर में जो होता है आइडियल नहीं होता है, लॉसेस होते हैं। कौन से जो पूछे जाते हैं? कॉपर लॉस मतलब क्या? जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से आई स्क्वायर आर हीटिंग होता है, जो हमने, वही तो म्यूचुअल इंडक्शन पैदा कर रहा है। इसको कम करने के लिए आप ठीक लो रेजिस्टेंस कॉपर वायर यूज करते हैं, समझे? नहीं तो आई स्क्वायर आर बढ़ जाएगा। अब आयरन कोर, उसके भी लॉसेस होते हैं, सॉरी। एक है हिस्टेरेसिस लॉस, है ना? बार बार मैग्नेटाइज करोगे, डीमैग्नेटाइज करोगे, क्योंकि एसी है, तो ये आपको हिस्टेरेसिस, जिसको पता है मैग्नेटिज्म में, पता है ना, वो कर्व होता है जो कि हीट लॉस है उतना, है ना? हिस्टेरेसिस कर्व आपको याद हो? नहीं तो ठीक है, इतना लिख दो। और एडी करंट भी होता है ना? कोर में छोटे छोटे सर्कुलेटिंग करंट्स बन जाते हैं, है ना? अब वो क्यों बनते हैं, आप उसकी चर्चा नहीं अभी। आपको लेक्चर ये, जब अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो हम मेन लेक्चर कवर करें। अब इनको कम करने के लिए ना, सॉफ्ट आयरन जैसे छोटा हिस्टेरेसिस लूप लगाओ, और एडी लॉस को लेमिनेटेड कोर यूज करो, है ना? ऐसा है, क्योंकि ए, जो लूप होते हैं एडी छोटे छोटे, वो आपको लेमिनेट कर दोगे तो उनको उतनी डेंसिटी नहीं मिलती है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि पाथ टूट जाएंगे करंट के, तो ये इसीलिए एडी कम होता है। ओके। फ्लक्स लीकेज होता है, जैसे हम तो आइडियली म्यूचुअल इंडक्टेंस में सब कुछ लिंक कर देते हैं, पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों कॉइल्स को लिंक करता है, ऐसा। लेकिन अच्छी कोर डिजाइन और टाइट कपलिंग से ही इसको रिड्यूस करते हैं। लेकिन अक्सर होता है कि सारा का सारा फ्लक्स तो मिलता नहीं है दूसरे को, लीक हो, इसी को फ्लक्स लीकेज। दूसरा होता है ये मैकेनिकल या माइनर लॉसेस बोलो, वाइब्रेशंस, हीटिंग्स,
ऐसे ये सारे पॉइंट सीबीएसई थ्योरी के लिए बहुत स्टैंडर्ड है। चलो ये क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का। एनपी दिया है, एनएस दिया है, वीपी दिया है एसी में, है ना। सेकेंडरी से लोड 5 एम्पियर का ले रहा है। सब कुछ आइडियल एज्यूम करना है। तो क्या फाइंड करना है? वीएस आईपी स्टेप अप है या स्टेप डाउन? बहुत ही आसान है। फॉर्मूला अगर याद है तो यही पूछते हैं, हम यही कर ले। वीएस बाई वीपी इज इक्वल टू एनएस बाय एनपी। वीएस 220 टाइम्स आपको मिलेगा 50/500 तो 22। पावर कंजर्वेशन याद रखो, ये यूज करते हैं। वीपी आईपी इक्वल टू वीएस आई एस कर दो। इससे आपका आईपी जो है वो अप्रोक्सीमेटली सीधा जो भी प्लग इन करो तो 0.5 एम्पियर आएगा। और क्योंकि आपका एनएस एनपी से कम है ना, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेप डाउन है। और इसीलिए देखो वीएस भी वीपी से कम आएगा, स्टेप डाउन कर दी। अब हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक बार एक जगह पे देख लेते हैं। बेसिक्स क्या है कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना करंट। वैसे वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके। ओमेगा 2 पाई एफ और एफ 1/t। आरएमएस क्या होता है कि आई नॉट बाय स्क्वायर रूट टू, दोनों में। अगर वी है तो वी नॉट। रिएक्टेंस देखो, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। आरएलसी में आप जेड लिखो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स एक्सएल माइनस एक्सी है। फाई को याद रखो कि टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। वो डायग्राम याद करो। पावर फैक्टर लिखो कॉस फाई इक्वल टू आर बाय जेड। और पी एवरेज हमेशा लिखो वी आर एम एस आई आर एम एस, और यहाँ पे कॉस फाई। रेजोनेंस कंडीशन क्या लिखोगे? ओमेगा नॉट 1/√LC। ठीक है, और जेड इक्वल टू आर, करंट मैक्सिमम, पावर फैक्टर 1। ये चीजें रटनी नहीं है। देखो आप थोड़ा अगर इस लेक्चर को पॉज करके उस चीजों को फिर से देखोगे तो अपने आप क्लियर है ये चीजें। ट्रांसफॉर्मर में वी एस बाई वीपी इज इक्वल टू एन एस बाई एनपी। आई एस बाय आईपी इज अप्रोक्सीमेटली एनपी बाय एनएस। और एक बात है कि पावर हमेशा यहाँ का लेफ्ट और राइट प्राइमरी से, तो वीपी आईपी पी एस आई एस। ये स्लाइड पॉज करके आप क्या करो कि आप जो समझे हो ना, एक बार आप लिखो इसको, एक बार सिर्फ, हाँ, अपनी तरफ से। अब देखो इस वन शॉट को बोर्ड्स और जेई से पहले, जैसे मैंने कहा, खुद से एक दो बार लिख, मतलब एक बार लिखोगे तो आपका जो है वो अ, उभर आएगा क्लैरिटी। उसके बाद आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सॉल्व करो, जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम्पलर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे वो कर सकते हो आप। फिर जेई वाले जो है वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना, स्पेशली एसी आरएलसी रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मर। बस इतना ही है। जहां लगता है कि वीक हो अब, तो जैसे आरएलसी फेजर डायग्राम है, रेजोनेंस कर्व है, ट्रांसफॉर्मर लॉसेस है, वहां आप डिटेल्ड लेक्चर पे वापस आ जाओ। ठीक है। और अपना होना जरूरी है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समरी खुद का। ठीक है? ये को काम आते हैं। छोटा सा एक थॉट है, कोई एंड करते वक्त आपको, कि ये मेरा अपना मानना है कि आप जब फिजिक्स जिनको टफ लगता है तो सिंपल बनाने के लिए छोटे 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 लेकिन कंप्लीट स्टेप्स में आगे बढ़ते रहो, है ना। तो ये वन शॉट आपको अल्टरनेटिंग चैप्टर का एक स्ट्रक्चर्ड छोटा छोटा जो स्टेप है वो देने की यहाँ से कोशिश की गई है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप स्टाइल में अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं एक प्लेलिस्ट बन रहा है इसका,
प्लेलिस्ट को आप फॉलो करोगे, मतलब एसी के सारे, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी उभर रहे हैं सब सीक्वेंस में। और अगर सब्सक्राइब करोगे तो जब जब भी कोई लिंक आएगी तो आप मिस नहीं होगा, प्रिपरेशन आपकी फ्लो में रहेगी।